प्यारे बच्चों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में मैं राजकुमार यादव आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम सब अपने इस ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से पठन पाठन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए वितान भाग 2, जो कि हमारे पाठ्यपुस्तक में एक पूरक पुस्तक के रूप में, हमारे पाठ्यक्रम में एक पूरक पुस्तक के रूप में जिसे सम्मिलित किया गया है, आज हम वितान भाग 2 के अंतर्गत पाठ संख्या 2 अर्थात पाठ संख्या 2 जिसका नाम है जूझ शीर्षक, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई एक रचना है, आत्मकथा के रूप में लिखी गई एक रचना है, जो कि डॉक्टर आनंद यादव जी के द्वारा लिखित आत्मकथात्मक शैली को ली हुई एक रचना है। आज हम सब अपने इस पठन पाठन के माध्यम से डॉक्टर आनंद यादव के द्वारा लिखी गई उनकी आत्मकथात्मक शैली की रचना जिसका नाम जूझ, आज हम इस पाठ का अध्ययन अपने इस वीडियो के माध्यम से करते हैं। प्यारे बच्चों, जूझ शीर्षक, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई डॉक्टर आनंद यादव की एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई ये एक उनकी आत्मकथा का एक अंश हमारे इस पाठ्यक्रम में लगाया गया है, संकलित है। तो आज हम सब डॉक्टर आनंद यादव का संक्षिप्त जीवन परिचय पढ़ते हुए उनकी इस रचना का अवलोकन करेंगे। जैसा कि आपको विदित हो, डॉक्टर आनंद यादव मराठी भाषा के, मराठी साहित्य के बहुचर्चित लेखकों में से एक हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के ना होने पर भी उन्होंने अपनी जो प्रतिभा, कलम की वो जादूगरी जो उन्होंने अपनी मातृभाषा मराठी साहित्य के अंतर्गत दिखाई, जिससे उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। तो डॉक्टर आनंद यादव, इनका मूल नाम आनंद रतन यादव, डॉक्टर आनंद यादव का मूल नाम आनंद रतन यादव। इनका जन्म के क्रम में 30 नवंबर 1935 ईस्वी में कोल्हापुर जो कि महाराष्ट्र जिले के अंतर्गत आता है, जो कि महाराष्ट्र राज्य के अंतर्गत आता है, अर्थात महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले में 30 नवंबर सन 1935 को आनंद रतन यादव का जन्म हुआ। संक्षिप्त जीवन परिचय है। तो जीवन परिचय, यद्यपि मराठी भाषा के साहित्यकार होने पर भी हिंदी भाषा में इनकी रचनाओं को सम्मिलित किया गया। ये अपने आप में एक बहुत ही अद्वितीय कला के धनी होने के कारण ही ऐसा हो सका। इनकी मृत्यु के क्रम में कुछ इस प्रकार से मृत्यु 26 नवंबर 2016 पुणे महाराष्ट्र। 26 नवंबर 2016 को पुणे महाराष्ट्र में आनंद यादव जी का निधन हो गया। हिंदी का यह बहुआयामी प्रतिभा से धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी यह लेखक, यह पुरोधा सदैव के लिए 26 नवंबर 2016 को हम लोगों के बीच से विदा हो गया। मराठी भाषा साहित्य में
मराठी साहित्य के अंतर्गत अनेक रचनाओं को देने वाले आनंद यादव की एक रचना जिसका नाम जूझ, जो इनकी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना है, जिस रचना पर अर्थात जूझ रचना पर डॉक्टर आनंद यादव को सन 1990 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। अर्थात अपनी रचना जूझ, जो कि आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई, इस जूझ आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई जूझ रचना पर आनंद यादव को साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1990 ईस्वी में प्रदान किया गया। तो ये था आनंद यादव का संक्षिप्त जीवन परिचय। आज हम सब इनके द्वारा लिखी आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई रचना जूझ, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत सम्मिलित की गई है वितान भाग 2 के अंतर्गत, आज हम इस रचना का अवलोकन करते हैं। देखते हैं कि डॉक्टर आनंद यादव ने अपनी इस आत्मकथात्मक शैली में लिखी इस रचना में जीवन के किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं को उन्होंने बड़ी ही सरलता, बड़ी ही सहजता के साथ उभारने का प्रयास किया है। और इस रचना के माध्यम से हम लोगों को कौन सी सत्प्रेरणा मिलती है, सत्प्रेरणा देने का उन्होंने प्रयास किया है। आज हम सब इस कहानी का, इस उपन्यास का अवलोकन करते हैं। जूझ। डॉक्टर आनंद यादव। देखते चलते हैं सरलीकरण के अर्थ में पाठ का इस पूरी आत्मकथात्मक शैली का लिखा हुआ इस रचना के एक अंश का सार हम लोग पढ़ते हैं। इस कथा का कथानायक, जैसा कि आनंद यादव की ही रचना है, आनंद यादव की ही आत्मकथा के ऊपर लिखी गई रचना है, तो इस कथा का जो कथानायक है उस कथानायक का नाम है कथानायक। जो इस कथा को आगे बढ़ा रहा है वो कथानायक है आनंदा। अर्थात आनंदा को मुख्य विषय के रूप में रखकर आनंदा के चरित्र को ही दृष्टिगत रखते हुए इस पूरी रचना का लेखन कार्य किया गया। कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित, अर्थात कथानायक जो आनंदा है उसने अपने जीवन में किन किन परेशानियों को, किन मुसीबतों को, किन झंझावातों को उसने अपने जीवन में देखा है, भोगा है, इन सब बिंदुओं को इस रचना के माध्यम से उभारने का प्रयास किया गया। कथानायक आनंदा के जीवन संघर्षों से संबंधित मराठी के प्रसिद्ध कथाकार डॉक्टर आनंद यादव की आत्मकथात्मक उपन्यास का यह एक अंश है। अर्थात उनकी जो आत्मकथा शैली में लिखा गया जो उनका उपन्यास है उसका एकमात्र ये झलक है, उसकी एक झलक है, परछाई है, बिंब कह सकते हैं, उसकी एक प्रतिछाया है, छोटा सा एक अंश है। आनंदा जो कि बचपने में एक कम उम्र का बालक आनंदा, उसका मन पाठशाला जाने के लिए सदैव लालायित रहता था। आनंदा स्वयं के बारे में लिखता है, लेखक जो आनंदा के रूप में उस समय वहाँ पर भूमिका अदा कर रहा था वो लिखता है कि आनंदा जो यहाँ कथानायक के रूप में है, इसका मन बचपन में पाठशाला जाने के लिए सदैव लालायित रहा करता था, परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण कुछ ऐसे कारण बने कि परिवार की दुविधा, परिवार की आर्थिक स्थिति, परिवार का रहन सहन, परिवार का जो वातावरण, जो माहौल, इस तरह से अशिक्षा का बोलबाला था और ऐसे अशिक्षित परिवार के बीच में रहते हुए बालक आनंदा का मन भी पाठशाला जाने के लिए विचलित होता है, उद्वेलित होता है, उत्सुक होता है, लालायित होता है। परंतु पारिवारिक दुविधाओं के कारण वो अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा महसूस करता है। वह बालक, कौन सा बालक? आनंदा, जो कि पढ़ने के प्रति उत्सुक दिखाई दे रहा है, उसके मन में भी पढ़ाई को लेकर एक
पढ़ने के लिए एक जिज्ञासु प्रवृत्ति दिख रही है, उत्सुकता उसके अंदर बनी हुई है, लेकिन कारण क्या बनता है? पारिवारिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, शिक्षागत वातावरण का ना होना, परिवार में अशिक्षा का बोलबाला होना। इन पारिवारिक दुविधाओं के कारण वो अपनी जो इच्छा शक्ति है, जो इच्छा पूर्ति है, उसको पूरा कर सकने में बाधा महसूस करता है। आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को, आनंदा जो कि एक बालक है, उसके अंदर की उठने वाली जो मार्मिक चेतना, मार्मिक मर्मधन एक शब्द है, मार्मिक अर्थात हृदय में उठने वाली, मर्म हृदय में उठने वाली जो भी उसकी इच्छाएं हैं, आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठकों के सामने जीवंत कर दिया है। लेखक डॉक्टर आनंद यादव ने एक बालक आनंदा के रूप में, एक बालक के अंदर उठती हुई जो उसकी इच्छा जागृत शक्ति है, उस इच्छा जागृत शक्ति को किस प्रकार से पारिवारिक दुविधाओं के कारण, आर्थिक विपन्नता के कारण वो छोटा सा बालक आनंदा अपनी इच्छा पूर्ति में बाधा महसूस करता है, और आनंदा के जीवन संघर्ष की इस कहानी को डॉक्टर आनंद यादव ने अपने इस आत्मकथात्मक शैली में लिखे गए जूझ उपन्यास में उठाने का प्रयास किया है। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे गए गंवई जीवन के खुरदुरे संघर्षों, खुरदुरे यथार्थ और उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा है। शब्दों के सरलीकरण के अर्थ में चलते हैं। यह एक किशोर के देखे एवं भोगे गए, ये जो कहानी है, जो उपन्यास है, यह एक किशोरावस्था में जो बालक, वो चाहे हम हो या आप हो, कोई भी जो अपने किशोरावस्था को प्राप्त कोई भी बालक होगा, जो अपने भविष्य के प्रति ऐसा स्वर्णिम कल्पना को संजोए होता है, ऐसी स्वर्णिम कल्पना को अपने मन में बसाए होता है, तो ये भी कहानी, यह उपन्यास एक किशोर के देखे एवं भोगे हुए गंवई जीवन के, किस प्रकार से आनंदा गांव के बीच में रह रहा है, गांव के ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण संस्कृति, ग्रामीण वातावरण के बीच में रहते हुए गंवई जीवन के खुरदुरा, उठापटक, ऊंचा नीचा, उन्नति अवनति, अर्थात कहीं सुख कहीं दुख, तो ऐसे खुरदुरे यथार्थ मतलब होता है सच्चाई, यथार्थ, इसको आप कह सकते हैं सच्चाई या फिर प्रत्यक्ष या फिर वास्तविकता। ग्रामीण जीवन के खुरदुरे यथार्थ को, कि ग्रामीण जीवन में किस प्रकार से ग्रामीण जीवन का बिल्कुल सच्चापन, वास्तविकता को इस रचना में उभारा गया है कि ग्रामीण जीवन में, ग्रामीण संस्कृति में, ग्रामीण परिवेश में जो व्यक्तियों के द्वारा बिताए गए जो उनके जीवन होते हैं, उसमें उस जीवन संघर्ष के बीच में उनका जीवन किस प्रकार से खुरदुरा हुआ करता है, अर्थात कहीं पर ऊंचा नीचा, उन्नति अवनति, उत्थान पतन, ये जो क्रियाएं चलती रहती हैं, किस प्रकार से ग्रामीण जीवन में लेखक वो आज आनंदा के रूप में, इस रचना के रूप में आया हुआ है, तो किस प्रकार से उसने अपने जीवन में अपने जीवन के अंतर्गत ग्रामीण परिवेश में जो भोगे गए, उसके द्वारा जो भोगे गए समय हैं, उन समय को इस रचना के माध्यम से आनंदा के रूप में डॉक्टर आनंद यादव ने उठाने का प्रयास किया है। उसके रंगारंग परिवेश की अत्यंत विश्वसनीय जीवंत गाथा को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। जीवंत गाथा, जीती हुई गाथा, जीती जागती गाथा, सच्चाई में सच्चाई को ली हुई ऐसी गाथा यहाँ पर प्रस्तुत करने का प्रयास किया। गाथा कहानियों को, इसमें जीवन का मर्मस्पर्शी चित्रण तो है ही। इस रचना में जीवन के मर्मस्पर्शी, हृदय को झकझोर देने वाले इस रचना को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आप कुछ ऐसे बिंदु आपको मिलेंगे, कुछ ऐसी जगह पर ऐसे वर्णन मिलेंगे, प्रसंग मिलेंगे, ऐसी घटनाएं आपके सामने चित्रित की गई होंगी कि आपको लगेगा कि वास्तव में एक दर्द भरी कहानी है। एक ग्रामीण जीवन के परिवेश में अशिक्षा का बोलबाला जिस घर में हो, ऐसे अशिक्षित
और अव्यवस्थित ग्रामीण परिवेश में रहने वाले ऐसे ग्रामीण परिवार के बीच से किस प्रकार से एक बालक आनंदा पाठशाला जाने के लिए उत्सुक होता है, इसका एक मर्मस्पर्शी चित्रण इस रचना में तो है ही। अस्त व्यस्त अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते, एक तरफ तो कुछ ऐसे प्रसंग इस रचना के अंतर्गत आपको दिखाई देंगे जिससे आपको एक हृदय से आपको एक पीड़ा महसूस होगी। आपका झुकाव उस आनंदा के साथ आपका एक लगाव बढ़ जाएगा, एक आत्मीयता का संबंध हो जाएगा। ऐसा लगेगा कि जैसे आनंदा के रूप में मैं ही स्वयं वहाँ उपस्थित हूँ और जो भी स्थितियाँ बन रही हैं वो मेरे स्वयं के द्वारा भोगी गई स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसा आपको लगेगा। कुछ ऐसे बिंदु, कुछ ऐसे क्षण इस रचना में आपको मिलेंगे, लेकिन साथ ही साथ अत्यंत व्यस्तता से परिपूर्ण जीवन मिलेगा, आपाधापी मिलेगी, लोग अपने कार्यों में व्यस्त दिखाई देंगे, अत्यंत व्यस्तता का। और अलमस्त निम्न मध्यम वर्गीय, अलमस्त मस्त मौला, फक्कड़, बेपरवाह, किसी बात की कोई चिंता नहीं, भविष्य की कोई चिंता नहीं, वर्तमान में जिए जा रहे हैं, इन सब बिंदुओं को भी निम्न मध्यम वर्गीय, उच्च वर्ग की यहाँ पर बात ही नहीं हो रही है। उच्च वर्ग का जीवन तो अपने आप में ही संपूर्णता को लिया हुआ जीवन होता है, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं होती। लेकिन यहाँ पर बिंदु मध्यम वर्गीय और निम्न मध्यम वर्गीय, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग, ये जो दोनों वर्ग हैं समाज के, किस प्रकार से जीवन संघर्ष में अपने को संघर्षित जीवन व्यतीत करते हैं, अपने को सदैव स्थापित करने का प्रयास करते हैं और किसी ना किसी तरह से जीवन को बिताने का प्रयास करते हैं। जहाँ पर समाज एक उच्च वर्ग का समाज है और एक निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग का समाज है, उच्च वर्ग के सामने निम्न और मध्यम वर्ग किस प्रकार से अपने आप को समाज में स्थापित करने का प्रयास करता है कि उसका भी वजूद इस समाज में बना रह सके। इस संघर्ष को इस रचना में उठाने का प्रयास किया गया है। किसके माध्यम से? पात्र के रूप में, आनंदा के रूप में। आनंदा कौन? डॉक्टर आनंद यादव, जो आज स्वयं एक कथाकार, कहानीकार, उपन्यासकार के रूप में आज हिंदी साहित्य जगत में, मराठी साहित्य जगत के एक पुरोधा के रूप में विद्यमान, लेकिन वो अपने उस जीवन को आत्मकथात्मक वृत्ति में शैली में लिखते हैं कि किस प्रकार से एक निम्न और मध्यम वर्गीय समाज अपनी स्थिति, अपनी वजूद, अपने अस्तित्व को उच्च वर्ग के समक्ष रखने का प्रयास करता है और सदैव इस प्रयास में ही लगा रहता है। इस बात को भी जूझ उपन्यास में दिखाने का प्रयास किया गया। निम्न मध्यम वर्गीय ग्रामीण समाज और लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की भी ये अनूठी कहानी झांकी है। इसमें और भी बिंदु दिखेंगे, लड़ते झगड़ते किसान और मजदूर, लड़ते झगड़ते किसान और मजदूर। आप देखेंगे कि इस बिंदु को भी यहाँ पर उठाया गया। इसके पहले निम्न मध्यम वर्गीय समाज की स्थिति को उठाया गया, एक बालक की दबी हुई इच्छा शक्ति को यहाँ पर उठाया गया। मर्मस्पर्शी चित्रण तो इस रचना में आपको मिलेंगे ही, कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी पठन पाठन के दौरान कि आप वास्तव में सोचने पर विवश हो जाएंगे कि हमारे समाज में, इस समाज में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अपने जीवन को संघर्षों की भांति आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। विपदाओं के बीच में रहते हुए भी, आर्थिक विपन्नता से ग्रसित होने पर भी किस प्रकार से जीवन को आगे ले चल रहे हैं, एक हृदय को झकझोर देने वाली ये घटना है। ये तो आपको इस रचना में दिखेगी ही। निम्न मध्यम वर्गीय समाज की स्थिति भी दिखेगी, लड़ते झगड़ते किसान मजदूर की, एक मजदूरों की के संघर्ष की एक झांकी मतलब होता है एक छवि, एक रूप यहाँ पर आपको दिखेगा। कैसे? लड़ते झगड़ते, लड़ना झगड़ना, या आपस के लड़ने झगड़ने की बात नहीं हो रही, क्योंकि जो किसान और मजदूर हैं ये एक दबी हुई चेतना, प्रगतिशील चेतना, प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख बिंदु है किसान और मजदूर। इसी बिंदु को लेकर ही हिंदी साहित्य में
हिंदी साहित्य के आधुनिक काल में एक वाद का जन्म होता है जिसका नाम प्रगतिवाद रखा गया। प्रगतिवादी कवियों ने अपनी काव्यधारा के अंतर्गत किसान और मजदूरों की दयनीय, असहनीय दुर्दशा का वर्णन किया। शोषित, दलित, कुचलित ऐसे समाज का वर्णन प्रगतिशील काव्य के अंतर्गत हुआ है। तो यहाँ पर लड़ते झगड़ते सदैव अपने वजूद को बनाए रखने के लिए, अपने हक को प्राप्त करने के लिए, जो उनका हक है, जो उनका वाजिब हक है, उस हक को प्राप्त करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए जो मजदूर और किसान वर्ग सदैव लड़ते झगड़ते रहते हैं, इस बात को भी यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। किसके माध्यम से? आनंदा के माध्यम से। आनंदा एक छोटा सा किशोरावस्था का बालक है। उसके मन में विद्यालय जाने की एक तीव्र इच्छा उठती है, लेकिन घर में शिक्षा का बोलबाला ना होना, परिवार का पूरी तरह से अशिक्षित होना, शिक्षा के महत्व को से पूरी तरह से परिचित न होना, शिक्षा की उपयोगिता, शिक्षा का अर्थ, शिक्षा की परिभाषा, इन सब बिंदुओं से पूरी तरह से बेखबर, भविष्य की कोई चिंता नहीं, वर्तमान में जिए जा रहे हैं, घिसी पिटी जिंदगी है, दलित, शोषित, कुचलित, दबाए गए ऐसे परिवार में जन्म लेने वाला आनंदा आज किस प्रकार से उसके बाल किशोर मन में पढ़ने की एक तीव्र इच्छा उठती है, लेकिन पारिवारिक विपन्नताओं के सामने उसे बाध्य होना पड़ता है। अपनी इच्छा पूर्ति में उसे बाधा महसूस होती है कि कहीं न कहीं से यदि मेरे अंदर पढ़ने की एक ललक है, लेकिन उसके लिए आर्थिक विपन्नता इस रास्ते में आड़े आएगी, बाधा स्वरूप, अड़चन स्वरूप आकर खड़ी हो जाएगी, तो कहीं न कहीं से मेरे लिए शिक्षा प्राप्त करना एक संघर्ष की भांति हो गया। पाठ के सार के रूप में कुछ प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से हम आप इस पाठ को समझने का प्रयास करते हैं। प्रमुख बिंदु के रूप में आनंदा और उसका परिवार है। आनंदा के परिवार में उसके पिता अर्थात दादाजी और उसकी माँ रहते हैं। आनंदा अपने पढ़ने की बात अपने दादा से नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पिता अच्छे आचरण वाले नहीं होने के साथ साथ अत्यधिक गुस्से वाले व्यक्ति भी हैं, जो उस बालक के मन में जो एक इच्छा उठती है कि मैं भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा अच्छा शिक्षित सभ्य इंसान बन सकूं, लेकिन वो अपनी इस बात को, इस इच्छा को, इस जिज्ञासा को अपने पिता के समक्ष नहीं बोल सकता, क्योंकि पिता एक अच्छे, लेखक कहता है कि पिता एक अच्छे आचरण वाले व्यक्ति नहीं थे, और आचरण पर उंगली उठा देना, और वो भी एक बालक के द्वारा अपने ही पिता के ऊपर आचरण पर उंगली उठा देना, इस समाज के लिए कहीं से भी हितकारी तथ्य नहीं है, हितकारी नहीं हो सकता। तो ऐसे में आचरण विहीन अपने पिता से वो बात नहीं कर पाता, और अत्यधिक गुस्से वाले भी हैं, इसलिए भी बात नहीं कर पाता। इसलिए वो अपनी सारी बात अपनी माँ से कहता है। दादा सारा दिन गांव भर में घूमते रहते और रखमाबाई के कोठे पर भी जाते थे। इस समाज की एक विडंबना है कि एक बालक अपने दादा की, अपने पिता तुल्य, उनको पिता कहेंगे, पिता कि इस रवैये को, इस आचरण को एक भरी आंखों से देख रहा है, घूर घूर कर देख रहा है। वो एक समझदार है, वो सच्चाई को परख रहा है, समझ रहा है, और वो देख रहा है कि मेरे पिता दिन भर घूमा करते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, भविष्य की कोई चिंता नहीं है, और ऐसे में दिन भर घूमते रहना। और एक पात्र है रखमाबाई, और रखमाबाई के कोठे पर भी जाकर समय व्यतीत करना, ये कहीं न कहीं से उसके आचरण पर उंगली उठाता है। आचरण विहीन, और ऐसे आचरण विहीन लोगों के बीच में रहते हुए लेखक बालक आनंदा किस प्रकार से अपनी जिज्ञासा को अपनी माँ से व्यक्त करता है। वे घर गृहस्थी के किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते। पिता का यहाँ पर एक ऐसा रूप लेखक ने यहाँ प्रस्तुत किया है कि जो हमारे समाज के लिए अशोभनीय है, जिनका हम अनुसरण नहीं कर सकते। उनके पथ दिखाए गए रास्ते पर यदि हम चलने का प्रयास करेंगे तो समाज पथभ्रष्ट हो जाएगा। ऐसे में लेखक कहता है कि हमारे पिता दिन भर आवारागर्दी करते थे, गृहस्थी के काम में हाथ नहीं बटाते थे, और खेत का सारा काम भी आनंदा से ही कराते थे। एक आनंदा जो अभी बालक है, उससे पिता, जिसे अपने पुत्र से प्रेम होता है, आप ऐसे ही इसी भाव साम्य से मिलती हुई एक रचना पिछली कक्षाओं में माता का अंचल,
शिवपूजन सहाय जी के द्वारा लिखी गई रचना है। उसमें आप देखेंगे कि बच्चा जो पात्र है वो अपने पिता के सानिध्य में किस प्रकार से पूरा दिन व्यतीत करता है। सुबह से लेकर उठना, बैठना, सोना, जगना, खाना पीना, रहन सहन, पढ़ाई, विद्यालय के लिए तैयार होना, विद्यालय से आना और सबसे पहले पिता के साथ बैठकर रामचरितमानस का पाठ करना, ये सब चीज़ें किस प्रकार से उस रचना में पिता का सानिध्य दिखाया गया। और इस रचना में पुत्र किस प्रकार से अपने पिता से कटा कटा सा फिर रहा है, ये एक यहाँ पर इस बात को दिखाने का प्रयास किया गया। यही कारण था कि वे आनंदा को पाठशाला नहीं भेजना चाहते थे। पिता दिन भर बच्चे से काम करवाते थे और विद्यालय जाने का नाम ही नहीं लेते थे, क्योंकि उससे काम लेना था। दूसरी तरफ आनंदा की माँ, यहाँ पर माँ और पिता के रूप में दो धरोहर, दो यहाँ पर हमारे अभिभावक, दो हमारे शुभचिंतक और दोनों के अलग अलग विचार। पिता सोचता है बालक को पढ़ लिख कर क्या बनना है, पढ़ाई लिखाई से क्या होगा, दिन भर खेती का काम कराना और स्वयं आवारागर्दी करना, गांव भर में घूमना। और इस तरह से दूसरी तरफ माँ ये चाहती थी उसका बेटा 7वीं कक्षा तक अवश्य ही पढ़ ले। ये उस समय की स्थिति है जब 7वीं कक्षा तक का पढ़ा लिखा व्यक्ति भी समाज का एक शुभचिंतक हो सकता है, समाज का एक सजग नागरिक बन सकता है, अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। तो इस प्रकार से माँ सोचती थी कि 7वीं तक तो इसी शिक्षा दीक्षा चल ही पाए, अवश्य पढ़ ले। लेकिन दादा के आगे उसकी एक ना चली, क्योंकि पितृप्रधान समाज, पितृसत्तात्मक समाज, यहाँ पर पितृसत्तात्मक समाज जहाँ पर पिता का ही बोलबाला हो, और ऐसे में माँ के अंदर की जो इच्छाएं हैं अपने पुत्र के भविष्य को लेकर जिस प्रकार से माँ चिंतित दिखाई दे रही हैं, आज वो माँ भी पितृसत्तात्मक समाज के आगे किस प्रकार से अपनी इच्छा पूर्ति नहीं कर पाती, विवश हो जाती है, लाचार बनी हुई है। उसकी एक भी ना चलती थी। आनंदा और उसकी माँ ने दत्ताजी राव के पास जाने की सोची। एक दूसरे पात्र के रूप में दत्ताजी राव, उनका उल्लेख होता है। माँ और पुत्र दोनों ने सोचा कि पिता के आगे गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं है, पिता किसी की भी सुनने वाला नहीं है, उसकी जिद, उसकी कही हुई बात अटल है। ऐसे में माँ ने सोचा कि दत्ताजी राव के पास क्यों ना चलें। दत्ताजी राव के पास जाने की सोचती हैं, क्योंकि वह ही पाठशाला जाने के लिए दादा को समझाकर राजी कर सकते थे। यहाँ पर एक माध्यम बना कि यदि पिता को समझाना है, क्योंकि पिता किसी के कहने में नहीं आने वाले, किसी की समझाने से समझने वाले नहीं हैं, वो अपने ही बात के पक्के हैं, अपनी धुन के पक्के हैं। ऐसे में माँ को लगा कि दत्ताजी राव की बात को हो सकता है कि पिता मान जाएं, और पिता के मान जाने से बालक आनंदा की शिक्षा दीक्षा का क्रम आगे बढ़ सकता है। इस उम्मीद से पिता सुधर जाएंगे, ये उम्मीद पाले हुए माँ और पुत्र दोनों दत्ताजी राव के पास जाते हैं। दत्ताजी राव, उनका व्यवहार किस प्रकार से है? दत्ताजी राव देसाई गांव के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। प्रभावशाली व्यक्ति, दमखम वाले व्यक्ति, रसूखदार व्यक्ति, अर्थात इनका दबदबा है, इनकी बातों को लोग मानते हैं, सिरोधार्य करते हैं, समाज की एक श्रेष्ठ नागरिक हैं, जिम्मेदार नागरिक हैं, शिक्षित हैं। तो इस प्रकार से समाज में इनका एक प्रभाव है। उन्होंने आनंदा और उसकी माँ की सारी बातें ध्यानपूर्वक सुनी, अर्थात माँ ने, आनंदा और माँ दोनों मिलकर जिस प्रकार से अपनी जीवन गाथा को, अपने आगे की जो भविष्य की जो स्वर्णिम कल्पनाएं हैं, उनको जब दत्ताजी राव से उन्होंने अपनी बातें समझाई, बताई, तो दादा ध्यानपूर्वक जब दत्ताजी राव ने उनकी बातों को सुना तो कहा कि दादा को मेरे पास भेजना, मतलब अपने पिता को एक बार मेरे पास भेज देना और कह देना कि दत्ताजी राव ने आपको बुलावा भेजा है। राव साहब भी चाहते थे कि आनंदा पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति बने। वे जानते थे कि वर्तमान युग में पढ़ाई का कितना अधिक महत्व है। जब दादा उनके पास आए, दत्ताजी राव भी एक पढ़े लिखे इंसान थे और पढ़ाई का महत्व समझते थे, इसलिए वो भी सोचते थे कि जो आनंदा है ये इस गांव की ग्रामीण संस्कृति, गंवई जीवन में बिताए गए इन खुरदुरे पक्ष से बिल्कुल अलग हो जाए और ये भी एक पढ़ा लिखा इंसान बने, शिक्षित इंसान बने, जिम्मेदार इंसान बने, सभ्य इंसान बने, वो भी चाहते थे। तो इससे बुलावा भेजता है दादा को। दादा आते हैं। उन्होंने उसे बहुत धमकाया और कहा कि तेरी ओर से पाठशाला भेजने में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। पहले तो समझाया, दत्ताजी राव ने दादा को समझाया, लेकिन जब दादा की समझ में हो सकता है बात ना आई हो, ऐसे में धमकाया भी, डराया भी।
अपनी तरफ से कुछ अपशब्द भी बोले, धमकी भरे शब्द भी बोले और कहा कि यदि तुम्हारी तरफ से बालक आनंदा को पाठशाला जाने में कोई बाधा आती है, अर्थात तुम्हारे द्वारा उसे कोई अड़चन पैदा की जाती है, तो ये ठीक नहीं होगा। यदि वह पढ़ा सकने में असमर्थ है, ये भी एक विचार रखता है कि यदि दादा से कहते हैं दत्ताजी राव कि यदि तुम पढ़ाने में उसे असमर्थ सिद्ध होते हो, आपकी आर्थिक विपन्नता आगे यदि आड़े आती है, तो वो स्वयं ही आनंदा को पाठशाला भेज देंगे। यदि आप ये कह दो कि मेरे पास आर्थिक विपन्नता है, परिवार की हालत तंगी है, अर्थात माली हालत बहुत कमज़ोर है, ऐसे में आप उसको भी हमसे बता दीजिए, बेहिचक बता सकते हैं, और यदि ऐसी स्थिति सामने आती है तो मैं स्वयं आनंदा के विद्यालय जाने की व्यवस्था करूंगा। दत्ताजी का व्यवहार आधुनिक युग के अनुसार बहुत ही उत्तम श्रेणी का था। लेखक कहता है कि दत्ताजी जैसे व्यक्ति जो भविष्य के लिए चिंतित हैं, ये आधुनिक युग के अनुसार, जिस प्रकार से आधुनिक युग में इस समय वर्तमान परिस्थितियों में बच्चे को विद्यालय भेजना, बच्चे को पढ़ा लिखा कर उसको अपने पैरों पर खड़े कर देना, ये हर माता पिता की एक महती जिम्मेदारी हो गई है, जिसका निर्वहन हर माता पिता अपने पूरे दमखम के साथ, अपने सुख की परवाह किए बगैर, अपने पुत्र के स्वर्णिम भविष्य की कल्पना को लिए हुए हर माता पिता पूरा करने का प्रयास कर रहा है। ठीक वैसे ही इस कहानी में, इस उपन्यास में दत्ताजी राव जैसे व्यक्ति जो आधुनिक सोच के अनुसार हैं, वो बहुत ही उत्तम श्रेणी का यहाँ पर उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन किया। तो आज के लिए, आज हम लोगों ने अपने इस जूझ उपन्यास के इस पठन पाठन के क्रम में डॉक्टर आनंद यादव का संक्षिप्त जीवन परिचय, उनकी रचना जूझ उपन्यास, जिस पर सन 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया, इस रचना के एक सार रूप में हम पूरी उपन्यास के एक सार को पढ़ा और उसके बाद इस पाठ के सार को एक क्रमवत ढंग से, जैसे कि प्रथम क्रम के अंतर्गत आनंदा और उसका परिवार, किस प्रकार से आनंदा और उसका परिवार रह रहा है, परिवार में सदस्यों की कितनी संख्या है, आनंदा, उसके पिता, उसकी माँ, पिता आचरण विहीन हैं, दिन भर घूमा करते हैं, रखमाबाई के कोठे पर भी जाते हैं, खेती का काम नहीं करते हैं और बालक को खेती के काम में पिरो देते हैं, लगा देते हैं और इस तरह से पाठशाला जाने से उसे रोक देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ माँ ने किस प्रकार से माँ और पुत्र दोनों मिलकर समाज के एक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ताजी राव के पास जाते हैं और अपनी बातें उनसे कहते हैं और अपनी इच्छा शक्ति को वहाँ पर बतलाने का प्रयास करते हैं। आगे के क्रम में दत्ताजी राव का क्या व्यवहार है, दत्ताजी राव ने पुत्र और माँ की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और अपने विचार प्रस्तुत किए और ये कहा कि जाकर दादा को भेज देना, दादा अर्थात आनंदा के पिता, उनको मेरे पास भेज देना। पिता दत्ताजी राव के पास आते हैं, दत्ताजी राव ने उनको भली भांति समझाया, यहाँ तक कि ना समझ में आया तो धमकाया भी और आर्थिक विपन्नता के आड़े आने पर स्वयं विद्यालय भेजने के लिए उत्सुक होना, यहाँ पर दत्ताजी राव का एक आधुनिक विचार से ओतप्रोत विचार, एक उत्तम श्रेणी का विचार यहाँ पर दिखाई दिया। आगे के वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो शेष बातें, बालक आनंदा के जीवन की जो शेष बातें हैं, उनको आगे के वीडियो में हम प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, इसी मनोकामना के साथ धन्यवाद।